एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि है बिरसा का उलगुलान। बिरसा का उलगुलान बोले या बिरसा आंदोलन बोले तो ये एक ऐसा सेगमेंट है सिलेबस का जो स्पेशली जो लोग झारखंड के एग्ज़ाम भरते हैं, झारखंड के फॉर्म भरते हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो, ठीक है, तो वो इस सेक्टर से इस टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पे आता ही आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बिरसा का उलगुलान, और मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि किसी भी एग्जाम में आपको 1% की भी दिक्कत इस टॉपिक से तो हो ही ना। ठीक है, तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पहले क्या डिस्कस करेंगे, बाद में क्या डिस्कस करेंगे, पूरे मैं बता देता हूँ। पूरी इसकी पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग भूमिका देखेंगे कि आखिर बिरसा का उलगुलान यानी बिरसा आंदोलन की भूमिका आखिर किस तरीके से तैयार हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड क्षेत्र में सामंती व्यवस्था किस तरह से स्थापित हुई, इसको हम लोग देखेंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे कि मुंडा जनजाति के बीच जो विद्रोह हुए थे वो कौन कौन से विद्रोह हुए थे और उसके कारण क्या थे और रिजल्ट क्या हुआ उसका, उसको हम लोग परिणाम क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह था उसमें बिरसा आंदोलन का और बिरसा मुंडा का क्या योगदान रहा है, ठीक है, क्या भूमिका रही है, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा का आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा स्टार मार्क वाला टॉपिक इस टॉपिक, ये जो बिरसा का उलगुलान है उसमें यही वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचने से पहले हमें ये ऊपर के चारों टॉपिक को कवर करना होगा, तभी जाकर आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर आंदोलन किस तरह से शुरुआत हुई। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिए, स्टे ट्यून। ठीक है, पहला टॉपिक है भूमिका। तो बिरसा आंदोलन के मूल में कई कारक थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, वह आंदोलन भूमि से लेकर धर्म संबंधी तमाम समस्याओं के खिलाफ जन संघर्ष था। ये जो आंदोलन की जो भूमि थी, ये आंदोलन की भूमि थी, यहाँ पे धर्म संबंधी से लेकर तमाम समस्याएं के खिलाफ जन संघर्ष था और साथ ही उन समस्याओं के राजनीतिक समाधान का प्रयास भी। वह आदिवासी और खासकर मुंडा समाज की आंतरिक बुराइयों और कमजोरियों को दूर करने का सामूहिक अभिक्रम भी था। बिरसा ने मुंडा समाज को पुनर्गठित करने का जो प्रयास किया वह अंग्रेजी हुकूमत के लिए विकराल चुनौती बनी। बिरसा के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल हिला दी। इस क्रम में बिरसा ने मुंडा जनजाति और पूरे आदिवासी समाज की उन सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल की जो आदिवासी संस्कृति पर हिंदू, मुसलमान और ईसाई पंथ के बढ़ते दबाव की वजह से पैदा हुई और हो रही थी। बिरसा आंदोलन का मर्म उसकी विशालता और विशिष्टता को समझने के लिए झारखंड क्षेत्र की उन वास्तविकताओं को जानना जरूरी होगा जो अंग्रेजों के आगमन के पूर्व समस्या थी लेकिन बाद में संकट बन गई। समस्या थी लेकिन बाद में ये संकट बनकर सामने आई। 1789 से 1885 तक, 1779 से लेकर 1885 तक हुए अन्य आंदोलनों के कारणों के विश्लेषण 1855 यानी 1789 से 1885 जो डेट है याद रखना है, तक हुई अन्य आंदोलन के कारणों के विश्लेषण से बिरसा आंदोलन की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अंग्रेजी शासन के पूर्व ही झारखंड क्षेत्र में सामंती व्यवस्था जड़ जमाने लगी थी। अंग्रेजी शासन से पहले ही झारखंड में जो सामंती व्यवस्था है वो जड़ बनाने लगी थी। उसके कारण आदिवासियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था और उससे संबंध प्रशासन की स्वायत्तता प्रणाली टूटने लगी। ठीक है, टूटने लगी। ठीक है, झारखंड में सामंती व्यवस्था क्या है? झारखंड
झारखंड क्षेत्र में सामंती व्यवस्था क्या है, तो टूटने फूटने लगी। ठीक है, उसकी जगह नई व्यवस्था कायम होने लगी। उस व्यवस्था ने आदिवासी जीवन में आर्थिक शोषण, आदिवासी जीवन में ध्यान रखना, आदिवासी जीवन में आर्थिक शोषण और सामाजिक अशांति के बीज बो दिए। आदिवासी जीवन में आर्थिक शोषण और सामाजिक अशांति के बीज बो दिए। ब्रिटिश शासकों ने उस व्यवस्था पर कब्जा जमा कर उसी ही कानून का राज बना दिया। ब्रिटिश शासकों ने क्या किया, ये जो व्यवस्थाएं थी उसी पर कब्जा जमा कर उसे कानून का राज बना दिया। उसने आदिवासियों के पारंपरिक संगठनों और संस्थाओं को ध्वस्त किया। साथ ही उसने आदिवासी समाज में लोभ लाभ के ऐसे तंत्र का निर्माण किया जो आम आदिवासियों में आत्महीनता पैदा करे और कुछ वर्गों को पतन के लिए प्रेरित करे। ठीक है, परंपरागत भूमि व्यवस्था के तोड़ो जाने और धार्मिक आधार पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन किए जाने की अंग्रेजों की कोशिशों के खिलाफ 1789 से 1831-32 के बीच झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में कई आंदोलन हुए। 1831-32 का कोल विद्रोह, ठीक है, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। उन आंदोलनों का चरमोत्कर्ष था। ठीक है, उन आंदोलनों का चरमोत्कर्ष था। वह सही मायने में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम आदिवासी संघर्ष था। यह सही मायने में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम आदिवासी संघर्ष था। ठीक है, प्रथम आदिवासी संघर्ष था। आगे देखते हैं मुंडा जनजाति के बीच विद्रोह। मुंडा जनजाति के बीच क्या क्या विद्रोह हुए वो देख लें। तो उसके पूर्व 1789 से 1820 के बीच, 1779 से 1820 के बीच मुंडा जनजाति के बीच विद्रोह की भावना सुलग रही थी। मुंडा जनजाति के बीच विद्रोह की भावना सुलग रही थी। उसकी मुख्य वजह थी खुटकट्टी व्यवस्था का विघटन। 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजय के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल का शासन तंत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। तो पंच परगना के मैदानी क्षेत्रों में खुटकट्टी व्यवस्था पर अंग्रेज शासन के प्रहार के कारण मुंडा जनजाति के लोगों को भागकर दक्षिणी खूंटी और पूर्वी तमाड़ की पहाड़ियों के बीच बसना पड़ा। दक्षिणी खूंटी, ठीक है, दक्षिणी खूंटी और पूर्वी तमाड़ की पहाड़ियों के बीच बसना पड़ा। कोल विद्रोह के रूप में मुंडा जनजाति के असंतोष की आग फूटी। उसे उरांव एवं अन्य जनजातियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। विद्रोह की वह आग सिंहभूम से लेकर पलामू तक फैली। खरवारों ने भी उस विद्रोह का समर्थन किया। कोल विद्रोह के दौरान छोटानागपुर के तमाड़, बुंडू, सिल्ली और पंच परगना के तमाम कोलों ने हथियार उठा लिए। यूं 1932 में विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन अंग्रेज हुकूमत को भी जनजातीय क्षेत्र के विद्रोहियों के समझौता करना पड़ा। अंग्रेज हुकूमत ने टुकड़े टुकड़े में समझौता कर समाज को बांटने और फिर कुचलने की अपनी रणनीति के तहत दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी की स्थापना की। विल्किंसन रूल के नाम से जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी न्याय व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को मंजूर किया। उस प्रक्रिया में मुंडाओं को जमीन की सुरक्षा की मांग शामिल नहीं की गई। 1833 आते आते दालभूम एवं मानभूम क्षेत्र में भूमिज विद्रोह शुरू हुआ। उसे उसी वर्ष सेना के जरिए कुचल दिया गया। कोल विद्रोह मुख्यतः बिचौलियों के खिलाफ संघर्ष के रूप में प्रकट हुआ। उस विद्रोह को समझौता के जरिए दबा दिए जाने और भूमिज विद्रोह को सेना की मदद से कुचल दिए जाने के बाद बिचौलिए फिर लौटे
उस बार बिचौलियों के वर्ग ने ब्रिटिश हुकूमत के संपर्क के साथ पूरे आदिवासी क्षेत्र में कहर बरसाया। तब से सरदार आंदोलन की नींव पड़ी। तब से सरदार आंदोलन की नींव पड़ी। ठीक है। 1850 से पूरे आदिवासी क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार भी जोरों से शुरू हुआ। मुंडा आदिवासियों पर ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रभाव बढ़ा। मुंडा आदिवासियों से कई लोगों ने अपने अस्तित्व और अधिकारों की सुरक्षा की उम्मीद से ईसाई धर्म स्वीकार किया। करीब 50 सालों से लड़ते लड़ते थकी मुंडा जनजाति को ईसाई धर्म में मुक्ति का रास्ता भी दिखा, लेकिन वहां से भूमि व्यवस्था नई उलझनों में फंस गई। गैर ईसाई मुंडा जनजाति के बड़े किसानों में यह धारणा पुख्ता होने लगी कि चर्च के पादरी अपने ईसाई रैयतों के लाभ के लिए जमींदारी के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है। तो ये सारा था आपका मुंडा जनजाति के बीच विद्रोह किस तरह से हुआ, वो हमने देखा। अब हम लोग का देखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है 1857 का सिपाही विद्रोह। इसमें बिरसा मुंडा का किस तरह से या उलगुलान किस तरह से इसमें योगदान है वो देखते हैं। तो 1857 का सिपाही विद्रोह शुरू होते ही मुंडा जनजाति का विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के साथ साथ चर्च के पादरियों के खिलाफ भी भड़क उठा। 1857 का गदर शांत हुआ तो सरदार आंदोलन संगठित जनांदोलन के रूप में शुरू हो गया। 1858 से भूमि आंदोलन के रूप में विकसित वह आंदोलन 1890 में आकर राजनीतिक आंदोलन में तब तब्दील हुआ जब बिरसा मुंडा ने कमान संभाली। बिरसा मुंडा ने कमान संभाली, यानी वो इस आंदोलन को हेड कर रहे थे। बिरसा का जन्म 1875 में हुआ और उनके व्यक्तित्व का निर्माण और शिक्षा दीक्षा ईसाई मिशनरी के संरक्षण में हुआ। लेकिन 1886 से 87 में ही मुंडा समाज के संचालन में प्रदन माने जाने वाले सरदारों का ईसाई मिशनरी से मोह भंग हो चुका था। स्कूली शिक्षा के दौरान ही बिरसा के व्यक्तित्व में जिज्ञासा और समझदारी के साथ विद्रोह के लक्षण प्रकट होने लगे। आदिवासियों में मुतकेता पहनाई आदि की परंपरा है। इसमें वे धार्मिक कृतियों के लिए जमीन छोड़ते हैं। उस समय ईसाई पादरी उस जमीन पर मिशन का कब्जा की कोशिश करते हैं। बिरसा ने उसे ईसाई मिशनरियों और गोरों की साजियों के हिस्से के रूप में पहचाना। उन्होंने खुलेआम उनकी आलोचना शुरू की। इसके कारण मिशनरियों ने बिरसा को स्कूल से निकाल दिया। युवा बिरसा सरदार आंदोलन में शामिल हो गए। उनका नारा था, साहब साहब एक टोपी है, साहब साहब एक टोपी है। यानी सभी गोरे लोग, चाहे वे शासन प्रशासन हो या मिशनरी के पादरी हो, सबके सर पर एक जैसी टोपी है, सत्ता की टोपी। ठीक है। तो ये इस तरह से वो सामने आए और बोलना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं बिरसा मुंडा का आंदोलन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा का आंदोलन जो है वो देखते हैं। बिरसा ने ईसाई मिशन की सदस्यता छोड़कर 1890-91 से करीब 5 साल तक धर्म, नीति, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त किया। उस दौरान उन्होंने आनंद पांडे नामक व्यक्ति से हिंदुओं के वैष्णव पंथ के आचार व्यवहार के बारे में खास तौर से शिक्षा प्राप्त की। व्यक्तित्व और सामाजिक जिंदगी पर धर्म के प्रभाव का मानन किया। यहाँ तक कि उन्होंने धर्मोपदेश देना और धर्माचरण का पाठ पढ़ना भी शुरू किया। वह सरदार आंदोलन में सक्रिय थे ही। उनके धर्मोपार्यन व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उनके अनुयायी बने।
भूमि आंदोलन के साथ धार्मिक अभियान चलाने उसी बीच बिरसा जहां परंपरागत धर्म की ओर लौटे, ईसाई धर्म छोड़ने वाले सरदार बिरसा के अनुयायी बनने लगे। बिरसा का पंथ मुंडा जनजाति समाज के पुनर्जागरण का जरिया बना। उसके धार्मिक विधान मुंडा समाज की आंतरिक बुराइयों से निजात पाने और आत्महीनता से मुक्ति दिलाने के कारगर उपाय साबित हुए। बिरसा का वह धार्मिक अभियान प्रकारांतर से आदिवासियों को अंग्रेज हुकूमत और ईसाई मिशनरियों दोनों के विरोध में संगठित होकर आवाज बुलंद करने को प्रेरित करने लगा। उस दौर में बिरसा की लोकप्रियता यूं परवान चढ़ी कि उनके अनुयायी बिरसाइत कहलाने लगे। तो उनके उनके जो फॉलोअर थे या उन्हें जो मानते थे वो बिरसाइत कहलाने लगे। बिरसा ईश्वर के दूत माने जाने लगे। उनका आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप धारण करने लगा। उस आंदोलन और बिरसा के लोकप्रिय व्यक्तित्व के कारण सरदार आंदोलन में नई जान आ गई। अगस्त 1895 में वन संबंधी बकाये की माफी का आंदोलन चला। उसका नेतृत्व बिरसा के हाथ में आया और धार्मिक आधारों पर एकजुट बरसाइतों का संगठन जुझारू सेना की तरह मैदान में उतर गया। तब से पूरे सरदार आंदोलन के नेतृत्व की बागडोर बिरसा के हाथ में आ गई। बकाये की माफी के लिए बिरसा ने चाईबासा तक की यात्रा की और गांव-गांव से रैयतों को एकजुट कर चाईबासा ले गया। अंग्रेज हुकूमत ने बिरसा की मांग को ठुकरा दिया। बिरसा ने भी ऐलान कर दिया कि सरकार खत्म हो गई, अब जंगल जमीन पर आदिवासियों का राज होगा। उपलब्ध इतिहास के अनुसार बिरसा के नेतृत्व में बरसाइतों के संगठन के तेवर देख शासन पहले से ही सावधान हो चुका था। बिरसा ने वन संबंधी बकाये की माफी के लिए ब्रिटिश हुकूमत को आवेदन देने और प्रशासन पदाधिकारियों को समझाने बुझाने के लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया, लेकिन शासन के गरीब आदिवासियों को फायदा सुनने की बजाय बिरसा और उनके अनुयायियों की गिरफ्तारी का जाल फैलाया। बिरसा ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। 9 अगस्त 1895 को चलकद में पहली बार बिरसा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया गया, लेकिन उनके अनुयायियों ने उन्हें छुड़ा लिया। उनके बाद से आंदोलन की दिशा ही बदल गई। 16 अगस्त 1895 को गिरफ्तार करने की योजना के साथ आए पुलिस बल को बिरसा के नेतृत्व में उनके संगठन ने सुनियोजित तरीके से घेर लिया। किसी को मारा नहीं गया, लेकिन बिरसा के करीब 900 अनुयायियों ने पुलिस बल को खदेड़ दिया। ठीक है। 24 अगस्त 1895 को पुलिस अधीक्षक मेयर्स के नेतृत्व में पुलिस दल चलकद रवाना हुआ। रात में ही चुपके से पुलिस ने बिरसा के घर को घेरा और अंधेरे में उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हें रांची जेल ले जाया गया। सुबह होते ही बिरसा की गिरफ्तारी की खबर चारों तरफ फैल गई। मुंडा और कोल समाज ने बरसाइतों के नेतृत्व में सरकार के साथ सहयोग करने का ऐलान कर दिया। उधर हुकूमत ने बिरसा पर मुकदमा चलाने का स्थान रांची के बदले कर खूंटी किया। रांची से बदलकर खूंटी किया, ताकि उनको आदिवासी जनता के सामने बौना साबित किया जा सके। उनका उल्टा असर हुआ। बिरसा के दर्शनार्थ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ की उत्तेजना के कारण मुकदमे की कार्रवाई रोककर बिरसा को तुरंत जेल भेज दिया गया। बिरसा पर एक आरोप लगाया गया कि वह चलकद में लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसा रहे थे। वह राजद्रोही है। वह अपने कर्तव्य पालन में लगे सरकारी पुलिस कर्मियों पर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर ने बिरसा के आंदोलन और सरदार आंदोलन के बीच संबंध होने की पुष्टि करते हुए
तमाम आंदोलनकारियों के साथ सख्ती से निपटने और मुंडा समाज को नकली पैगंबरों और दुष्ट आंदोलनकारियों के अभियानों में शिरकत करने से रोकने की कार्रवाई पर अमल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उसने अपने फैसले में बिरसा पर आरोप लगाया कि वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों में नफरत की आग भड़का रहे हैं, आदिवासी समाज में भय मुक्ति का ऐसा संदेश फैला रहे हैं जिससे सरकारी हथियार और गोला बारूद व्यर्थ सिद्ध हो सके। बिरसा को गिरफ्तारी के बाद उनके कई अनुयायियों और सरदारों को भी हिरासत में ले लिया गया था। उन सब पर शासन के खिलाफ विद्रोह करने और लोगों को भड़काने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत मुकदमा चला। बिरसा को 2 साल के सश्रम कारावास और 50 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। बिरसा के 15 साथियों को भी यही सजा दी गई। 19 नवंबर 1895 को सजा सुनाए जाने के बाद बिरसा को रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 1897 में झारखंड में भीषण अकाल पड़ा। उस वक्त चेचक की महामारी फैली। आदिवासी समाज बिरसा के नेतृत्व के अभाव में भी हुकूमत के दमन, शोषण, अकाल और महामारी के खिलाफ एक साथ जूझता रहा। ठीक उसी वक्त सरकार ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के लिए देश में उत्सव एवं समारोह का आयोजन कर रही थी। उस अवसर पर देश में कई आंदोलनकारियों को रिहा करने का फैसला किया। अब तक बिरसा की सजा की अवधि भी लगभग समाप्त हो गई थी। सजा खत्म होने के कुछ दिन पूर्व बिरसा को रांची जेल ले आया गया। अनुमानतः 30 नवंबर 1897 को बिरसा जेल से छूटे। वह रिहा होने के बाद पुनः चलकद लौटे और सीधे अकाल तथा महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में लग गए। उस सिलसिले में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगे। दुखियों की सेवा में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। वह काम की झारखंड क्षेत्र में बिरसा के अनुयायियों के पुनः संगठन होने का आधार बना। बिरसा ने पीड़ितों की सेवा करते हुए धार्मिक सुधार का अपना अभियान जारी रखा। वह लोगों को उपदेश देते थे और उनके अनुयायी उनके धार्मिक विचारों का प्रचार करते थे। उसी क्रम में गुप्त राजनीतिक सभाएं होती रही। धार्मिक अभियान और प्रचार का तंत्र राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने के साथ ही उस गतिविधि को गुप्त रखने का सबसे कारगर माध्यम साबित हुआ। उस दौरान बिरसा ने अपने अनुयायियों के साथ पैतृक स्थानों का दौरा किया। उन्होंने आदिवासियों के परंपरागत धार्मिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। पारंपरिक मूल्यों के आधार पर ही उन्होंने बलि देने की सामाजिक प्रथा, भूत प्रेतों की पूजा, हड़ियां के अंधाधुंध सेवन आदि के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। उस अभियान का असर यह हुआ कि राजनीतिक आंदोलन की रणनीति पर विचार के लिए आयोजित गुप्त बैठक में आंदोलन के अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक तरीकों का बहस चलने लगी। फरवरी 1898 में डोम्बारी पहाड़ी पर मुंडारी क्षेत्र में आए मुंडाओं की एक सभा में बिरसा ने आंदोलन की नई नीति की घोषणा की। उसमें उन्होंने अपने खोए राज्य के लिए धर्म और शांति का रास्ता अपनाने का आह्वान किया। सरदारों ने उसका विरोध किया, लेकिन मुंडा समाज को संगठित करने के लिए बिरसा का नेतृत्व सबकी पहली जरूरत थी। इसलिए उनकी घोषणा को विद्रोह की पहली रणनीति के रूप में स्वीकार किया गया। 2 साल तक बिरसा के नेतृत्व में समाज को परंपरागत मूल्यों से लेस करने और संगठन को मजबूत करने के लिए शांतिपूर्वक गतिविधियां चलाई। उस बीच उस समय अपनाई नीति और कार्यक्रमों में ईसाई मिशनरियों, अंग्रेज सरकार और जमींदार किसी के भी खिलाफ सीधे संघर्ष की कार्रवाइयों का निषेध किया गया। ठीक है। धार्मिक अभियान के तहत सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष को
केंद्र में रखकर आदिवासी समाज को अंदर से मजबूत एवं संगठित करने का सिलसिला चलता रहा। हुकूमत को लगा कि सब कुछ शांत हो गया। 1899 का अंत आते आते अपनी सामाजिक सांस्कृतिक असीमितता के प्रति जागृत आदिवासी समाज में अधिकार हासिल करने की बेचैनी प्रकट होने लगी। समाज संचालन की परंपरागत प्रणालियों, सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक कृतियों के प्रति बढ़ती जिज्ञासा और समझ से उन तमाम गतिविधियों का राजनीतिक निहितार्थ प्रकट होने लगा। धार्मिक गतिविधियों के जरिए अधिकार हासिल करने और अपने खोए राज्य की प्राप्ति का लक्ष्य जमींदारों को लगान न देने, जमीन को मालगुजारी से मुक्त करने और जंगल के अधिकार वापस लेने के संकल्प के रूप में व्यक्त होने लगा। बिरसा के नेतृत्व में कोलेबिरा, बानो, लोहरदगा, तोरपा, कर्रा, बसिया, खूंटी, मुरहू, बुंडू, तमाड़, पोड़हाट, सोनाहातू आदि स्थानों पर बैठक हुई। अंततः 24 दिसंबर 1899 को रांची जिले के तोरपा, खूंटी, तमाड़, बसिया आदि से लेकर सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर थाने तक में विद्रोह की आग भड़क उठी। 1897 के अकाल और महामारी से लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि 1899 में रबी की फसल मारी गई। सरकार ने किसानों की मांग ठुकरा दी और वह आम आदिवासियों की समस्याओं के प्रति उदासीन रही। उल्टे विद्रोह की आग भड़की तो सिंहभूम से रांची तक करीब 500 वर्ग मील के क्षेत्र में पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी गई। सेना की यह कंपनी बुला ली गई। बिरसा को गिरफ्तार जबरदस्त अभियान शुरू कर दिया गया। सरदारों पर हमला करने और आंदोलन का साथ देने वाले मुंडा मानकियों को गिरफ्तार करने का आत्मसमर्पण न करने वाले विद्रोहियों की घर संपत्ति कुर्क करने की पूरी योजना पर अमल शुरू हुआ। जनवरी 1900 में बिरसा की तलाश में पुलिस और सेना ने पोड़ाहाट के जंगलों तक को छान मारा। 500 वर्ग मील क्षेत्र के गांवों में पुलिस तैनात कर उसकी खर्च का बोझ स्थानीय जनता पर डालने की घोषणा कर दी गई ताकि वह बिरसा के आंदोलन का समर्थन न करे। सरकार ने बिरसा की सूचना देने वाले और गिरफ्तार में मदद करने वाले मुंडा या मानकों को 500 रफा का पुरस्कार देने के साथ ऐलान भी कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए उसके गांव का लगान मुक्त पट्टा दिया जाएगा। इन सब प्रलोभन के बावजूद हुकूमत बिरसा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसी दौर में बिरसा ने आंदोलन की पुरानी रणनीति बदलने की घोषणा की और विद्रोह की आग जंगल की आग की तरह फैल गई। बिरसा ने उरांव और कोल से संपर्क किया, संघर्ष में सक्रिय सहयोगों की अपील की। करीब 60 स्थानों पर संगठन के केंद्र बने। डोंबारी पहाड़ी पर मुंडाओं की बैठक हुई। उसमें अंग्रेज शासक, ईसाई मिशनरी और जमींदारों के खिलाफ एक साथ संघर्ष करने की रणनीति बनी। बिरसा ने संघर्ष के शांतिपूर्वक तरीके के समर्थन में अपनी विचार रखे। मुंडाओं ने कहा कि स्थितियां बदल चुकी है, अब हुकूमत का शोषण दमन सहन शक्ति की सीमा पर कर चुका है। जनता साथ है, हथियार बंद संघर्ष को मान्य करना होगा। बिरसा ने हथियार बंद संघर्ष की अनुमति दे दी। इसी के साथ शुरू हुआ उलगुलान। बिरसा का महान विद्रोह झारखंड की जनता का सांस्कृतिक पुनर्जागरण और बाहरी लोगों के खिलाफ हथियार बंद संघर्ष की इस दोहरी प्रक्रिया ने 20वीं सदी के शुरू में ही नई इतिहास रच दिया। ऐसा इतिहास जो पहले के इतिहास से अलग था और बाद के तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संघर्षों की गति दिशा का पैमाना बना। वह ऐसा संघर्ष था जिसमें जनता अपनी मुक्ति के लिए जान देने को संघर्ष तैयार होती है और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले और उस राह पर खुद सबसे आगे चलने वाले इंसान को जनता भगवान मानती है। ठीक है,
ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार भारी दबाव के बाद बिरसा ने हथियार उठाने की अनुमति दी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो बिरसा आंदोलन के उस दौर की तुलना आजादी के आंदोलन में बहुत बाद 1942 में प्रकट अगस्त क्रांति के काल से की जाती है, जहां विस्तार के लिहाज से बिरसा आंदोलन का वह दौर सिर्फ झारखंड क्षेत्र तक ही में सीमित था। ठीक है, था 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऐसा दौर इतिहास में कभी कभी ही आता है जब जनता अपने नेता के आह्वान पर अपने हाथ में संघर्ष की कमान ले लेती है। उस वक्त हिंसा अहिंसा की सैद्धांतिक बहस बेमानी हो जाती है। जनता का हुंकार और बलिदान का जुनून इस बुलंदी पर होता है कि वह सवाल भी बेमानी हो जाता है कि हथियार के बिना निरंकुश राज्य सत्ता के सशक्त और हिंसक बल को टकराना कितना व्यवहारिक है। जनवरी 1900 में बिरसा आंदोलन के दौर में भी ऐसे ही स्थिति पैदा हुई और बिरसा ने हथियार उठाने की अनुमति दे दी। हुकूमत ने बिरसा आंदोलन के तमाम केंद्रों पर छापेमारी की। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। गांव-गांव में पुलिसिया दमन हुई। आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों की जमकर पिटाई होने लगी। सरदारों और मुंडा मानकों की तलाश और कुर्की जब्ती की कार्रवाई चलने लगी। आम आदिवासियों की घर संपत्ति लूटी जाने लगी। आदिवासी औरतों की इज्जत लूटी जाने लगी। दूसरी तरफ बिरसा के नेतृत्व में आंदोलन के करीब 60 जत्थों के एक साथ हुकूमत के ठिकानों और गिरजाघरों पर हमला किया। अफसरों, पुलिस, अंग्रेज सरकार के समक्ष में पालने वाले महाजनों को निशाना बनाया। खूंटी, तोरपा, कर्रा, बसिया, तमाड़, क्या है, सरबादा, बुरजू, मुढ़ू आदि कई इलाकों के मिशनरी केंद्रों और गिरजाघरों पर हमला किया गया। चकद्दरपुर, पोड़ाहाट आदि इलाकों में भी सरकारी कार्यालयों और आवासों में आग लगा दी गई। जनाक्रोश का विराट रूप देख भयभीत सरकारी कर्मचारी, मिशन के लोग, पादरी, जमींदार और महाजनों में भगदड़ मच गई। वे कार्य क्षेत्र और घर बार छोड़कर भाग खड़े हुए। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही खूंटी थाना सहित रांची जिले के कई थानों पर आंदोलनकारियों ने धावा बोल दिया। शुरू में ही आंदोलनकारियों के गोरिल्ला युद्ध ने रांची के सिंहभूम जिले में हुकूमत की चूल्हे हिला दी। उस दौरान आंदोलनकारियों के हाथों कुल 8 लोग मारे गए। उसमें 4 कांस्टेबल, 1 चौकीदार और 3 अन्य लोग शामिल थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस दौरान आंदोलनकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के 32 और आगजनी के 81 मुकदमे दर्ज किए गए। अंततः हुकूमत ने बिरसा आंदोलन को कुचलने के लिए पुराना रांची जिले और पुराना सिंहभूम जिले सेना के हवाले कर दिया। तब बिरसाइतों और सेना के बीच सीध संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ तीर धनुष, कुल्हाड़ी और भाले बाछों से लेस बिरसाइत और दूसरी तरफ सेना की बंदूकें। 18 जनवरी 1900 को डोंबारी पहाड़ी पर जमी बिरसाइत के जत्थे को सेना ने घेर लिया। सेना ने विद्रोहियों को हथियार डालने को कहा। जवाब में विद्रोहियों का नारा गूंजा, गोरी अपने देश वापस जाओ, गोरो अपने देश वापस जाओ। 9 जनवरी को सेना ने उन पर हमला बोल दिया। विद्रोहियों और फौज के बीच भयंकर युद्ध हुआ। करीब 200 मुंडा मारे गए लोगों में स्त्रियां और बच्चे भी थे। सैलर कब पहाड़ी पर हुए संघर्ष में तो ब्रिटिश हुकूमत के सिपाहियों के अंधाधुंध गोलियां चलकर कई आदिवासियों को भून दिया। उनमें से ऐसे महिलाएं भी थी जिनके गोद में दूध पीता बच्चा भी था। दोनों मारे गए। सेना की ऐसी घेराबंदी और संघर्ष के बावजूद बिरसा पकड़ में नहीं आए। ठीक है, बिरसा के अंतिम दिनों की उपलब्ध जानकारी के अनुसार रांची जिले में सेना के साथ हुए
हुए संघर्ष के बाद उन्होंने अपने संघर्ष संचालन के केंद्र बदल दिए। वह सिंहभूम जिले के जमकोपाई के जंगलों की ओर कूच कर गए। पूरे जनवरी माह में अंग्रेज हुकूमत रांची जिले के गांव-गांव में कहर बरसाती रही और बिरसा की तलाश के खाक छानती रही। बिरसा ने सिंहभूम के घने जंगलों से संघर्ष संचालन के केंद्र बनाए। रोगोटो नामक स्थान उनकी गतिविधियों का नया केंद्र बना। पोड़ाहाट के विस्तृत जंगल में संगठन और प्रशिक्षण के केंद्र बने। बिरसा रातों में गांव-गांव जाकर आदिवासी जनता से संपर्क करते थे। दिन भर घने जंगलों में गुप्त स्थानों पर प्रशिक्षण का काम होता था और संघर्ष की रणनीति तैयार की जाती थी। 20 से 30 जनवरी 1900 के आसपास सूचना मिली कि दो प्रमुख मुंडा सरदारों के साथ करीब 32 विद्रोहियों के हुकूमत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बिरसा चौकस और सतर्क हो गए। उनके संगठन के प्रमुख लोगों को यह अभाव होने लगा कि कुछ मुंडा हुकूमत के भय अथवा पुरस्कार के लोभ में आकर विश्वासघात कर सकते हैं। उससे तत्काल बाद ही सेना सिंहभूम जिले के गांवों और जंगलों को रौंदने लगी, तो यह साफ हो गया कि कुछ लोगों ने गद्दारी की और बिरसा के पता ठिकाना की सूचना दी है। बिरसा ने पोड़हाट के जंगलों में जल्दी जल्दी स्थान बदलने की रणनीति अख्तियार की। इस वजह से बिरसाइतों से संपर्क में विलंब होने लगा। संगठन के प्रमुखों से संपर्क और संवाद में मुश्किल पैदा हो गई। कहा जाता है कि 3 फरवरी 1900 को सेंतरा के पश्चिम स्थित जंगल के काफी भीतर बने एक शिविर में बिरसा उस समय धर दबोचा गया जब वह गहरी नींद में थे। उपद्रव की आशंका को देख पुलिस के भारी बंदोबस्त के साथ उन्हें तत्काल खूंटी के रास्ते रांची ले जाया गया। उन्हें रांची कारागार में बंद किया गया। उसके बाद तो हुकूमत ने विद्रोह को कुचलने के लिए नंगा नाच किया। हिंसा बल, धान बल, झूठ फरेब, बेईमानी, हर तरह के भोली भाली आदिवासी जनता को गुमराह करने और विद्रोहियों को शांत करने का प्रयास किया गया। बिरसा और अन्य 482 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। सब पर मुकदमे की कार्रवाई हुई। सारी कार्रवाई गोपनीय ढंग से की गई। उनके खिलाफ करीब 15 तरह के आरोप दर्ज किए गए थे। उनमें एटकाडीह में कांस्टेबलों को हत्या, सरवदा में 2 मिशनरियों पर हमला, अगजनी, हिंसा, हत्या करने, सरकार उलटने और बिरसा राज की स्थापना के लिए भीड़ इकट्ठा करना, चकद्दरपुर में एक चौकीदार की हत्या, कुंगतू गुटुर में गिरजाघर जलाया जाना आदि शामिल थे। सिपर्फ 98 पर ही दोष सिद्ध किया जा सका। कुल मिलाकर 3 विद्रोहियों को मृत्यु दंड, 44 को आजीवन देश निर्वासन की सजा मिली। 10 आंदोलनकारियों को 10-10 साल, 8 को 7-7 और 23 को 5-5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। बिरसा के विश्वासी गया मुंडा और उनके पुत्र सांड्रे मुंडा को फांसी की सजा दी गई। गया मुंडा की पत्नी माकी को भी हिंसा हत्या में सक्रिय होने के आरोप में 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। जेल बंद 296 विद्रोहियों के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका, लेकिन मुकदमे की सुनवाई के शुरुआती दौर में ही 20 मई 1900 को जेल में बिरसा ने भोजन करने में अनिच्छा जाहिर की। भोजन नहीं किया। उसी दिन उन्हें अदालत ले जाया गया तो तबीयत खराब होने के कारण जेल वापस भेज दिया गया। जेल अस्पताल में कुछ दवा दी गई। उस 10 दिन तक जेल के अंदर से उनकी तबीयत खराब होने की सूचना दी जाती रही। 1 जून 1900 को जेल अस्पताल के चिकित्सा की ओर से डिप्टी कमिश्नर की सूचना दी गई कि बिरसा को हैजा हो गया है और उनके जीवित रहने की संभावना नहीं है।
बाद के एक सप्ताह तक इलाज से उनकी हालत में सुधार की सूचना दी जाती रही। 9 जून 1900 की सुबह अचानक सूचना दी गई कि बिरसा नहीं रहे। अचानक तबीयत बेहद बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह एक क्रांतिकारी जीवन का अंत हो गया। सिर्फ 25 की जिंदगी में ही बिरसा ने वह काम किया जो किसी व्यक्ति को युग पुरुष बना सकता है। आदिवासी समाज ने उनके जीते ही उन्हें भगवान का अवतार माना। मृत्यु के बाद आज तक आदिवासी जनमानस में बिरसा की छवि ऐसी क्रांति दूत की है जो अपने व्यक्तित्व की ओर कृतित्व से इंसान से भगवान बन गया। इंसान बना भगवान बिरसा के जन्मदिन पर विवाद कायम है। आमतौर पर मान्य है कि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। उनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ। मुंडारी भाषा में बृहस्पतिवार को बिरसा कहा जाता है। इसके कारण माँ बाप ने उनका नाम बिरसा रखा। लेकिन तारीखों का इतिहास बताता है कि 1875 में नवंबर की 15वीं तारीख का दिन बृहस्पतिवार नहीं था। अगर बृहस्पतिवार को 15 नवंबर सही है तो उनके जन्म का वर्ष 1875 नहीं होगा। तब उनके जन्म का वर्ष या तो 1866 होगा या फिर 1877। अगर वर्ष और दिन सही है तो उस हिसाब से बिरसा का जन्म सोमवार को हुआ। उनका जन्म चलकद नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सुरगा मुंडा था और मां का नाम कुर्मी मुंडा था। सुगना रांची जिले के उलिहाती गांव के निवासी लकड़ी मुंडा के दूसरे पुत्र थे। सुगना मुंडा पिता का नाम था सुगना मुंडा, उनके बेटे थे तुम्हारा बिरसा मुंडा। और सुगना जो जिले के उलिहातू गांव के निवासी लकड़ी मुंडा के दूसरे पुत्र थे। सुगना मुंडा का परिवार गरीब था। बिरसा के जन्म के पहले उनके चाचा बाड़ा कानू उलिहातू में ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे। बिरसा के पिता ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था और धीरे धीरे जर्मन ईसाई मिशन के प्रचार पद में भी पहुंचे, लेकिन वे बिरसा के जन्म के पहले ईसाई बने या बाद में, यह इस पर विवाद है। बहरहाल कहा जाता है कि बिरसा का बचपन अपने माता पिता के साथ चलकत गांव में बीता, लेकिन उनके साथ भी इतिहास में दर्ज है कि गरीब सुगना मुंडा ने बालक बिरसा के पालन पोषण के लिए उसे मौसी के घर उलिहातू भेज दिया था। वहां बालक बिरसा मौसी की भेड़ बकरियां चराता था। इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि बिरसा बचपन में बोहंडा के जंगलों में भेड़ चराया करते थे। वह बांसुरी बजाने में प्रवीण थे। बिरसा ने अपनी पढ़ाई सलगा गांव के स्कूल में शुरू की। वह निम्न प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई के लिए बुरजू गए और वहां के ईसाई मिशन से निम्न प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा पास की। फिर बुरजू ईसाई मिशन के स्कूल में से ही बिरसा ने उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई की। बुरजू में ही उनका बपतिस्मा संस्कार हुआ। बिरसा ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। इतिहासकारों के अनुसार उनका नाम दाऊद रखा गया। बिरसा होनहार थे। मिशन के लोग उनसे खुश थे। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा के लूथरेन मिशन में भेजा गया। वहां मिडिल स्कूल में छात्रावास में रहकर पढ़ते थे। 1890 में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। बिरसा ने चाईबासा छोड़ दिया। 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर वह गांव आ गए। उसके तुरंत बाद उन्होंने जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी छोड़ दी। कहा जाता है कि बिरसा ने जर्मन ईसाई मिशन छोड़कर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया, लेकिन कुछ ही दिन में उन्होंने ईसाई धर्म त्याग दिया। रोजी रोटी के सिलसिले में वह कुंदेर और गोरबेरी गए। उस दौरान बंदगांव में वह आनंद पांडे नामक एक वैष्णव सन्यासी के संपर्क में आए। सन्यासी के प्रभाव में आकर उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया और यज्ञोपवीत
धारण किया। वह वहां 3 साल रहे और आनंद पांडे से वैष्णव धर्म, नीति, दर्शन आदि की शिक्षा हासिल की। युवा बिरसा योगी बन गए। लौटकर बिरसा ने चलकद और को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। योगी के रूप में उन्होंने सेवा और बीमारियों के इलाज के जरिए समाज के चेतना जागृति का अभियान शुरू किया। वह मुंडा सरदारों के आंदोलन का दौरा था। उस दौरान इलाके में अकाल और महामारी भी फैली हुई थी। उन्होंने अकाल पीड़ितों और बीमारियों की सेवा के साथ साथ मुंडा समाज की अज्ञानता और अंधविश्वास के खिलाफ जहदा छोड़ा। 1895 में ही बिरसा का सर्वथा नया रूप प्रकट होने लगा। वह क्रांतिकारी योगी के रूप में चर्चित होने लगे। लोग उनके उपदेश और ज्ञान की बातें सुनकर उनके अनुयायी बनने लगे। उनके अनुयायी बिरसाइत कहलाने लगे। इतिहास और लोक कथाओं के अनुसार बिरसा नीम के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाते थे। वह जनेऊ, खड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे। वह प्रवचन करते थे। अपने प्रवचनों में सादा जीवन और उच्च विचार अपनाने का उपदेश देते और मुंडा समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों पर जमकर प्रहार करते थे। उन्होंने सादा जीवन के लिए पैमाने निश्चित किए कि ईश्वर एक है और वह है सिंह बोंगा। भूत प्रेत की पूजा और बलि देना निरर्थक है। सार्थक जीवन के लिए मांस, मछली अथवा सामिस भोजन का त्याग करना जरूरी है। हड़ियां पीना बंद करना होगा। उनके उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचने लगे। उनके व्यक्तित्व और कृतियों के साथ कई किंवदंतियां जुड़ने लगी। सेवा कार्य और इलाज का असर यह था कि लोगों में उनके छूने भर से चंग होने का विश्वास होने लगा। उनके कार्य चमत्कार के रूप में प्रचारित होने लगे। उन्हें ईश्वर का दूत माना जाने लगा। आम गरीब आदिवासियों के लिए तो वह साक्षात ईश्वर हो गए। बिरसा के अनुयायियों का एक नया पंथ बनने लगा। उसी दौरान बिरसा ने वन संबंधी बकाये की माफी के आंदोलन का नेतृत्व किया। सरदारों के भूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बिरसा की लोकप्रियता से सरदार आंदोलन को नई गति मिली। उन्होंने अपने आंदोलन का नेतृत्व बिरसा को सौंप दिया। धार्मिक संगठन की जमीन पर राजनीतिक आंदोलन के बीज पड़े। 1897 में वन संबंधी बकाये के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने आदिवासी समाज को मांगों को ठुकरा दिया तो बिरसा ने ऐलान कर दिया कि अब जंगल पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं रहेगा। बिरसाइत अंग्रेज सरकार के अफसरों का हुक्म नहीं मानेंगे, रैयत लगान नहीं देंगे। हुकूमत ने बिरसा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चलकद में 9 अगस्त 1895 की सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनको छुड़ा लिया। पुलिस बल को खदेड़ दिया। 24 अगस्त की रात को पुलिस दल ने चुपके से बिरसा के घर को घेर लिया। रात में उनको सौर्य में गिरफ्तार कर लिया। बिरसा पर शासन के खिलाफ विद्रोह करने और लोगों को भड़काने का आरोप लगा। कोर्ट में मुकदमा चला। बिरसा और उनके 15 सहयोगियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई। 50-50 रुपए का जुर्माना भी किया गया। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। 1897 में सजा पूरी होने के चंद दिन पहले उन्हें रिहा कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मना रही थी। उस अवसर पर कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया। उसी के तहत बिरसा रिहा हुए। जेल से छूटने के 2 साल बाद ही 1898 में डोंबारी पहाड़ी में बिरसा हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का ऐलान हुआ। बिरसा ने धर्मानुसार राज्य करने का और उसके लिए विदेशी हुकूमतकारों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन का विचार रखा। मुंडा सरदारों को बिरसा का नेतृत्व स्वीकार था, लेकिन वे संघर्ष में हिंसा का समर्थन करते थे। हिंसा और अहिंसा के द्वंद्व
के बीच भी संगठन का काम जारी रहा। मुंडा सहित पूरे आदिवासी समाज को संघर्ष चेतना के एक सूत्र में बांधने का अभियान अभियान चलाता रहा। 1899 के अंत में डोंबारी पहाड़ी की बैठक में ही अंग्रेज हुकूमतकारों, ईसाई मिशनरियों और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष की नई रणनीति बनी। बिरसा के हथियार उठाने की अनुमति दे दी। इसके साथ शुरू हुआ उलगुलान यानी महासंग्राम। आदिवासी समाज के संघर्ष, त्याग और बलिदान की अपूर्व कहानी लिखी। ठीक है। 3 फरवरी 1900 को सेंतरा के पश्चिम जंगल के भीतर बिरसा को सोए से पकड़ लिया गया। सरकार ने इनके लिए गद्दारों का सहारा लिया। गिरफ्तार की सूचना फैलाने के पहले ही उन्हें खूंटी के रास्ते रांची ले आया गया। उनके खिलाफ गोपनीय ढंग से मुकदमे की कार्रवाई की गई। उन पर सरकार के बगावत करने और अंतक व हिंसा फैलाने के आरोप लगाए गए। मुकदमे में उनकी ओर से कई प्रतिनिधि को हाजिर नहीं होने दिया गया। जेल में उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। 20 मई को उनकी तबीयत खराब होने की सूचना बाहर आई। 1 जून को उनको हैजा होने की सूचना फैली। 9 जून की सुबह जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 20वीं सदी के प्रथम वर्ष में बिरसा की मृत्यु के बाद आंदोलन लगभग समाप्त हो गया, लेकिन बिरसा हुकूमत को एक एहसास हो गया कि झारखंड क्षेत्र में सांस्कृतिक स्तर पर आदिवासी चेतना का जो पुनर्जागरण हुआ वह आर्थिक अथवा सामाजिक कारकों की छोटी सी चिंगारी और राजनीतिक विद्रोह या आंदोलन का भीषण आग में बदल सकता है। इसलिए उसने भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के प्रयास शुरू कर दिए। बिरसा आंदोलन के गढ़ माने जाने वाले तमाम क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्ती का कार्य शुरू हुआ। काश्तकारी संशोधन अधिनियम के जरिए पहली मुंडा खुटकट्टी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई। भूमि अधिकार के अभिलेख तैयार कर बंदोबस्त की वैधानिक प्रक्रिया चलाने और भू स्वामित्व के अंतरण की व्यवस्था को कानूनी रूप से देने के लिए अंततः छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। यह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के नाम से जाना जाता है। यह बिरसा आंदोलन का तत्कालिक और महत्वपूर्ण परिणाम था। हालांकि उस अधिनियम के बनने के 8 साल लगे। अधिनियम के बनने से भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान की वैधानिक प्रक्रिया शुरू हुई और मुंडा क्षेत्र में व्याप्त असंतोष कुछ नियंत्रित हुआ। हालांकि यह प्रयास जनजातीय क्षेत्र में जारी स्वशासन की प्रणाली को खत्म कर ब्रिटिश हुकूमत की प्रणाली को स्थापित करने की रणनीति का ही हिस्सा था। हुकूमत ने उस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई तब्दीलियां की। 1905 में खूंटी अनुमंडल बना। 1905 में खूंटी अनुमंडल बना और 1908 में गुमला अनुमंडल बना, ताकि न्याय के लिए आदिवासियों को रांची तक की लंबी यात्रा न करनी पड़े। इस बहाने क्षेत्र में स्वशासन की जनजातीय प्रणाली को ध्वस्त कर ब्रिटिश हुकूमत ने प्रशासन का अपना तंत्र कायम किया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उन तमाम पुराने कानूनों का समावेश किया गया जो पिछले 20 से 30 सालों से भूमि असंतोष पर काबू पाने के लिए समय समय पर लागू किए गए थे। उसमें 1879 का छोटा नागपुर जमींदार और रैयत कार्यवाही अधिनियम और 1891 का लगान रूपांतरण अधिनियम शामिल है। नए और समग्र अधिनियम ने खुटकट्टीदार और मुंडा खुटकट्टीदार कास्तों को सार्वमान्य कानूनी रूप देने का प्रयास किया गया। कानून में यह आम व्यवस्था की गई कि खुटकट्टी गांव परिवार में परंपरागत भूमि अधिकार न छीने। किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा जमीन हड़पे जाने की आशंका को खत्म करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को विशेष अधिकार से लैस किया गया। कानून के तहत ऐसे बाहरी व्यक्ति को पहले उस क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रावधान किया गया। मुंडा के बीच भूमि अंतरण की छुट्टी और मुंडा व बाहरी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति के बीच भूमि अंतरण पर प्रतिबंध के लिए कई नियम बने। उस नियमों के जरिए डिप्टी कमिश्नर के हाथ न्याय की कुंजी थाम दी गई। डिप्टी कमिश्नर की उसी जड़ें
प्रशासनिक अधिकार झारखंड क्षेत्र का अंग्रेजी शासन के दायरे में लाने के सबसे कारगर एजेंसी साबित हुए। इतिहास गवाह है कि बिरसा की मृत्यु के बाद झारखंड क्षेत्र में जितने भी विद्रोह और आंदोलन हुए, उन्हें सबके लिए बिरसा आंदोलन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पैमाना है। उसका नाम प्रमाण है टाना भगत आंदोलन। तो ये था पूरा बिरसा का उलगुलान जो मैंने पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। सारे टॉपिक्स पूरे डिस्कस कर दिए हैं। जितना डिटेल में मैंने कवर किया है, मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में अब तक किसी ने कवर किया होगा। तो बिरसा उलगुलान से अब कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आप इजिली उसे सॉल्व कर पाएंगे और पूरे बैकग्राउंड के साथ आपको समझ में आएगा कि आखिर किस तरह से ये शुरुआत हुआ, बिरसा कैसे थे, कहाँ से उनके अंदर ये इन सब गतिविधियों में शामिल होने का जज्बा आया और किस तरह से उन्होंने हमें झारखंड के लिए कितने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वो आज भी उन्हें इसलिए भगवान के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।